जिस तरीके से हर रोज़ दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप है कि जितने आंकड़े चाहे वो मरीज के हों या मरने वालों की हो, वो छुपाए जा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है और दिल्ली से रिलेटेड जितने भी एनसीआर हैं उसको सील कर दिया गया है। दिल्ली से आने और जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को पास की ज़रूरत है। मतलब कुल मिलाकर दिल्ली में जो लोग हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त दूसरे राज्यों से नहीं है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा जी हैं। सर, क्या हालात है इस वक्त दिल्ली के? मैं समझता हूं कि आंकड़ों के साथ में खेला जा रहा है और सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। कोर्ट ने भी कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। दिल्ली में रोज़ जितनी मौतें हो रही हैं उससे बहुत कम दिल्ली सरकार दिखा रही है। दिल्ली में 3 शमशान घाट इसके लिए चिन्हित किए गए थे कि जो लोग कोरोना से मरेंगे उनको वहाँ पे अंतिम संस्कार होगा, मगर दिल्ली की सरकार बार बार इस सच्चाई को छुपाती रही। ये कितना घातक साबित हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु को छुपाया गया, संस्कार को छुपाया गया, तो वो कितने लोगों को संक्रमित कर चुका होगा। ये जानकारी, ये स्थिति सामने नहीं आ पा रही और इसका कोई एक कारण है तो वो है दिल्ली सरकार, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम देश के जो अनेक राज्य हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे ख़राब कैसे हो सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार के वकील ने अभी कोर्ट में कहा कि हमने 3000 बेड का हॉस्पिटल में बंदोबस्त कर लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने 30,000 बेड का बंदोबस्त कर लिया। दोनों आंकड़ों में इतना अंतर ये दिखाता है कि कितना बड़ा झूठ है। आज भगवान ना करे किसी को कोरोना की बीमारी हो, मगर अगर किसी को हो जाती है तो उसको समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कम सिम्टम्स हो रहे हैं। अब जिनसे भी बात होती है, लोगों ने फैसला किया है कि बजाय इसके कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाके मरें और वहाँ जाके और हमारी बीमारी और ख़राब हो, इससे अच्छा हम अपने घरों में ही। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री 10 दिन पहले ये चिल्ला कर कह रहा था कि हमने 30,000 बेड का बंदोबस्त कर लिया, आज वही दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि अगर आपको कोरोना हो जाए तो अपने घर में रहिए। अगर इतने दिल्ली में अस्पताल होने के बावजूद दिल्ली में 67 सीटें वो पहली बार जीते, 62 सीटें वो इस बार दिल्ली की जनता ने जिताया, इतना प्यार मिलने के बावजूद अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री उन सारे लोगों को झूठ बोलता है ऐसी घातक बीमारी में, तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। सर, ये कैसे आप कह सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों को हमने तैयार कर रखा है और हमने प्राइवेट अस्पतालों को भी 2000 बेड तैयार कर रखे हैं, यहाँ तक कि सरकारी में 2500 बेड खाली हैं। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री एक अकेला मुख्यमंत्री है पूरे देश में जो पिछले 3 महीने में अपने घर से बाहर नहीं निकला। आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को देखिए, आप हमारे योगी जी को देखिए, और हमारे जितने भी देश में मुख्यमंत्री हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के या और भी कोई किसी पार्टी के, तो वो भी अपने घर से बाहर निकल के उनके बंदोबस्त का जायज़ा ले रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को खांसी की बीमारी है, मगर अगर वो मास्क पहन के सारे प्रिकॉशन लेके जाएं तो उनको इस बात का सामना करना पड़ेगा कि जो वो कहते हैं और जो असलियत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग इनके अस्पतालों में जा रहे हैं, पहली बात तो उनको गेट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अगर किसी की सिफारिश करा के वो वहाँ पर अंदर पहुँच जाते हैं तो अंदर जाने के बाद में उनको बेड की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको ज़मीन पर लेटना पड़ता है। और अगर कोई उनको बेड में स्थान मिल भी जाए तो फिर खाने की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, कोई दवाई की व्यवस्था नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वो इस बात को दिखा रहे हैं
और ना दिखाएंगे। वो इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने दिल्ली सरकार का बजट, जो शीला दीक्षित जी के समय में 26 करोड़ रुपया था साल का, वो अरविंद केजरीवाल ने 250 करोड़ रुपया कर दिया साल का। तो हर चैनल को और हर न्यूज़पेपर को साल का 10-10, 20-20 करोड़ रुपए का ऐड जाता है, इसलिए कोई भी चैनल उनकी सच्चाई को नहीं दिखाता है। नहीं सर, हम आपकी बात पूरी दिखाएंगे और हमें अरविंद केजरीवाल के ऐड से कोई लेना देना है नहीं। पार्लियामेंट्री बिजनेस जो सच है वो दिखाएगा। इसीलिए हम आपसे सीधा और स्पष्ट सवाल पूछ रहे हैं कि जो आंकड़े हैं, एक तो संक्रमित के और दूसरे आंकड़े जो 300 के आसपास ये मरने की बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं इसीलिए पार्लियामेंट्री बिजनेस चैनल से बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे चैनल हैं, मैं तो उनको साफ बोलता हूँ कि आप ये मेरे पास आते हैं मगर केजरीवाल के ख़िलाफ़ में कुछ नहीं दिखाते। इसलिए मैं आपसे खुल के आज मैंने बात की है और मुझे आशा है कि आप इसको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ये इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आज उनको लगता है कि कहीं वो एक लोगों की नज़र में फेलियर मुख्यमंत्री साबित ना हो जाएं। वो झूठ बोलते रहे, कौन देख रहा है? जब ये लॉकडाउन हुआ उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। हमने उनसे लिस्ट मांगी कि वो खाना कहाँ बन रहा है, आज तक वो लिस्ट हमारे पास नहीं आई। आज से 1.5 महीना पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 सांसदों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस करी। मैंने उनसे उसमें कहा कि आप वो किचन की सूची तो दीजिए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं कि 10 लाख लोगों को आप खाना नहीं खिला रहे। लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे गुरुद्वारे, बहुत सारे मंदिर, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता वो खाना खिला रहे हैं। आप उस खाने को अपना बताकर 10 लाख लोगों को खाने की बात करते हैं, ये सरासर झूठ है। अरविंद केजरीवाल ने अपने सांसद, जो उनके पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उनको कहा कि आप शाम के 7 बजे तक सभी सांसदों को सूची दे दीजिए। आज 1.5 महीना हो गया, आज तक तो सूची आई नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने 30,000 बेड का बंदोबस्त कर लिया। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो 30,000 बेड कौन से हॉस्पिटल में हैं, उनकी सूची हमें दे दीजिए, या उनकी सूची चैनल्स को दिखा दीजिए कि कौन से अस्पताल में कितने बेड हैं, वो 30,000 की संख्या, ताकि हम भी, मेरे अगर लोकसभा में 3 हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के हैं, मैं भी जाकर देख लूं कि वहाँ पर क्या पूरा बंदोबस्त है या नहीं है, क्योंकि हमें तो वो सूची मिलती नहीं है। अगर वो सूची मिले तो हम भी थोड़ा सा उसमें सहयोग कर सके। और हमने उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। अभी तो हमारा चुनाव भी 4 साल बाद है, दिल्ली सरकार का चुनाव भी 4.5 साल बाद है। अब कोई राजनीति करने का सवाल ही नहीं है। जब दिल्ली की जनता के जान पर कोई बात है, उसमें कोई कांग्रेस, कोई भाजपा, कोई आम आदमी पार्टी का सवाल ही नहीं बचता। उसके बाद तो हम सब इंसान हैं। हमने कहा हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप हमें कुछ अपना जानकारी तो दीजिए, आप हमें अपने कॉन्फिडेंस में तो लेके आइए, आप हमसे बात तो किया कीजिए। मगर वो 1.5 महीने के बाद में उन्होंने कोई बात नहीं करी। ना वो खाने की सूची आई, ना वो किचन की सूची आई, ना अस्पतालों की सूची आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टाइल है, वो एक ऐसे हवा में बात कर देते हैं कि मैं 10 लाख लोगों को खाना खिला रहा हूँ। अब दिल्ली की जनता मान लेती है कि मुख्यमंत्री बोल रहा है तो सच बोल रहा होगा। कौन जाके 10 लाख लोगों की गिनती करने वाला है? फिर वो कह देते 30,000 बेड का मैंने इंतजाम कर दिया। कौन जाके 30,000 बेडों को गिन रहा है? मैं तो कहता हूँ कि अगर जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ेगा और जो रेड जोन एरिया है वहाँ पर भी लॉकडाउन रहना चाहिए। दिल्ली के 12 ज़िले हैं और 12 ज़िलों में से 11 ज़िलों में रेड जोन लगा हुआ है। उसके बावजूद जो दिल्ली का मुख्यमंत्री 4 महीने पहले जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे, जो ये कहता था कि हमारी सरकार देश में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है और 60,000 करोड़ रुपए का टैक्स आता है, आज 4 महीने में आपके हाथ पैर खड़े हो गए। आपको ये लग रहा है कि ठेके खोल दिए जाएं ताकि आपको आपके बड़े बड़े ऐड लगाने का अवसर मिल जाए, सारे अखबार चैनल को आपको विज्ञापन देने का अवसर मिल जाए। तो आपको लोगों की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल छोटा सा प्रदेश है। हिमाचल में दिल्ली के अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर उसका 1/4 टैक्स भी नहीं आता। उसके बावजूद हिमाचल ने अपना लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया।
क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी नज़र में पहले लोगों की सुरक्षा है, उसके बाद में उनके लिए कोई भी अपना प्रॉफिट है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहता है कि उसको जीएसटी मिले ताकि उसके ऐड चलते रहें, लोग मरें जिएं, झूठ बोलें, कितने मर रहे हैं उनका आंकड़ा छुपाएं, कितने बीमार हैं उनका आंकड़ा छुपाएं, मगर उनको अपना रेवेन्यू दिखना चाहिए। सर, आपके पास दिल्ली वेस्ट की जिम्मेदारी है, आपने अपने एमपी लेड फंड और निजी खर्चों से कितनी मदद की है? देखिए क्या होता है कि अगर कोई अपना निजी खर्चे से, मैं आपको कोई फिगर बताऊं तो कोई कहते हैं कि, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अपना दान करते हैं, कोई वो अपना पुण्य का काम करते हैं तो बताना नहीं चाहिए, मगर ना बताएं तो लोग कहेंगे कि कुछ किया नहीं है। तो हमारी एक संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान, तो वो मेरे पिताजी ने संस्था बनाई थी और उस संस्था के माध्यम से हमने लोगों को खाना खिलाया, हमने लोगों को खाने के पैकेट दिए, राशन दिया, और अभी तक हम उस पर 30 लाख रुपए का जो है खर्चा कर चुके हैं। और आने वाले समय में अभी लोगों को सैनिटाइज़र, लोगों को मास्क, और अभी दिल्ली पुलिस के भी हम जो हमारे सिपाही हैं उन सबको सैनिटाइज़र, मास्क और एक फेस शील्ड, वो भी हम अपने निजी पैसे से उन सबको देने वाले हैं। मैंने अपने एमपी लेड फंड में से 50 लाख रुपया मैंने हमारी जो एमसीडी है उसको मैंने दिया ताकि वो अपने अस्पतालों में इंतज़ाम कर सकें। हमारे 2 साल का जो हमारा सांसद निधि होती है, जो हमारे क्षेत्र के विकास करने के लिए पैसा मिलता है, वो भारत सरकार ने सभी सांसदों का 2 साल का ले लिया है। और उसके अलावा हमारी सैलरी जो है वो हमारी भारत सरकार को हमने दी है। तो जो कोई भी सांसद कर रहा है, सभी सांसद मैं समझता हूँ समान फंड वो भारत सरकार को दे रहे हैं, तो हमने भी दिया है। दिल्ली सरकार को भी मैंने कहा था अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी हम दे देंगे, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो जो भी संभव मदद, क्योंकि मेरे पिताजी जब गुजरात में भूकंप आया, उड़ीसा में साइक्लोन आया, तब वो कैसे आगे बढ़कर सेवा करते थे, उसी भाव के साथ में मैं आगे बढ़कर सेवा कर रहा हूँ। प्रवासी मजदूरों पर बहुत राजनीति हो रही सर। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगता है कि बसेस में भर के वो लोगों को स्टेशन तक पहुंचाए। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के लोग ये राजनीति कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? देखिए एक बात तो हमें ये माननी पड़ेगी कि जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया में लगभग ऐसे 200 देश हैं, उनकी पूरी जनसंख्या अगर देखें तो उनसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर जो हमारी लेबर है उनकी संख्या है। तो एक ही बहुत बड़ी चुनौती थी, और जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब से भारत सरकार भी इस बात के लिए चिंतित थी कि जो लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं तो उनका क्या होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी हमारे जो उद्योगपति थे, जो काम धंधा करते थे, जो लोगों को रोज़गार देते थे, उनसे ये आग्रह किया कि आप इनको पूरी सैलरी दीजिए, आप इनका भरपेट जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं समाज में वो ना करके आप अपने जो श्रमिक हैं उनकी सहायता कीजिए। तो हमें उसके लिए बहुत बड़ी चिंता थी कि वो सारे श्रमिकों को कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए ताकि उनमें से किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना ना हो। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कितना आगे बढ़ेगा और कितना आगे और भी जाने वाला है, तो धीरे धीरे जब वो श्रमिक, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, काम धंधे नहीं चल रहे, तब वो अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। भारत सरकार ने, हमारे रेल मंत्रालय ने पूरी इसकी व्यवस्था करी। हमारी बहुत सारी 1 जून से तो 200 ट्रेनें चल रही हैं। 1,70,000 करोड़ रुपये का हमारी सरकार ने देश के श्रमिकों के लिए पैकेज दिया ताकि उनको राशन, सारे राज्यों को, दिल्ली में भी जो सारा राशन आया वो भारत सरकार की तरफ से आया। तो जहाँ उनकी राशन की बात है, जहाँ उनकी यातायात की बात है, उनके गांव तक उनको पहुंचाने की बात है, सारी ज़रूरत की चीज़ें भारत सरकार ले रही है। जो भी संभव है उससे एक कदम आगे बढ़कर काम कर रही है, और हमें हमारे प्रधानमंत्री जी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। और मैं समझता हूं कि जब ये कोरोना आने वाले समय में ख़त्म होगा तो भारत इस पूरी बीमारी से कैसे लड़ा है, उसने कितने साहसिक कदम उठाए हैं, और
हमारे प्रधानमंत्री जी का उसमें कितना अहम योगदान रहा, उनकी सोच का, उनकी सूझबूझ का, ये पूरी दुनिया इस बात की तारीफ़ किया करेगा। ऐसी कोई बात जो आप बताना चाहते हो, क्योंकि हम अनकट चलाएंगे आपका इंटरव्यू, जो दिल्ली के बारे में लोगों को ना पता हो या लोगों को आप मैसेज देना चाहते हो? देखिए, दिल्ली में एक लोगों से ये भूल हुई कि उन्होंने जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है उसको वो पहचान नहीं पाए। वो एक बहुत बड़ा बहरूपिया है और ये हमने दोनों चुनाव में देखा। मैंने काफ़ी लोगों के पास जाकर उनको समझाने की, बात करने की कोशिश करी, मगर मुझे बड़ा दुख हुआ कि लोगों ने, दिल्ली की जनता ने 5 साल का विकास नहीं देखते हुए। आपको टोकूंगा थोड़ा, लोगों में एक कन्फ्यूज़न नहीं आपको समझ में आता है कि लोग ये सोच रहे भरोसा किस पर करें, बीजेपी पर भरोसा करें या आम आदमी पार्टी पर भरोसा करें? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो बोलने का तरीका है और लोगों को समझाने का तरीका है, वो आपको नहीं लगता कहीं ज़्यादा बीजेपी से बेहतर है? बहुत बेहतर है। देखिए, जो एक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, वो इस तरीके की एक्टिंग तो हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। लोगों ने उसका काम नहीं देखा, लोगों ने वो विकास नहीं देखा जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो, जो उन्होंने हाथ से छुआ हो। आज मैं इतना चिल्ला रहा था कि दिल्ली में 20 साल से एक भी नया अस्पताल नहीं बना। आज अस्पताल की ज़रूरत हुई तो लोगों को पता लग रहा है कि दिल्ली में वाकई में कोई अस्पताल दिल्ली सरकार नहीं बना पाई पिछले 20 सालों में। तो दिल्ली के लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया पिछले 5 साल भी और इस बार भी, कि भारत सरकार में वो भाजपा को चुन लेते हैं, मोदी जी को ऊपर बिठा देते हैं, हमें वो चुनकर सांसद बना देते हैं, मगर हमारे के नीचे के सारे विधायक वो चेंज कर देते हैं। तो वो मैं बात अभी तक नहीं समझ पाया। बहुत सारी राज्यों में मैं देखता हूँ चुनाव में सब लोग ये चाहते हैं कि राज्य सरकार भी वही हो जो भारत की सरकार हो, विधायक भी वही हो, उसी पार्टी का हो जो उनका सांसद हो। मगर दिल्ली में विकास इस वजह से भी पीछे हो रहा है क्योंकि सांसद अलग पार्टी का है, भारत सरकार अलग पार्टी की है, दिल्ली सरकार अलग पार्टी की है, और लोगों ने पानी फ्री दे के चक्कर में 3 महीना पानी फ्री, 3 महीना बिजली फ्री, 3 महीना बस फ्री, इसके चक्कर में उन्होंने 5 साल अपना जो है बर्बाद कर दिया। तो शायद इसमें हमारी भी कोई ना कोई बहुत कमियां होंगी। मुझे लगता है कि आपके कई बयान थे जो हिंदू मुसलमान से रिलेटेड थे, और आम आदमी पार्टी ने भी घेरा था कि भाई आप हो गए और जो दूसरे सांसद है वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बीजेपी तो हिंदू मुसलमान करती, विकास की बात नहीं करती। देखिए, हम कभी भी ऐसी बात नहीं करते। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में जहाँ पर वो मस्जिद के मौलवियों को सैलरी देते हैं, अगर वो मंदिर के पुजारी को भी सैलरी देते तो फिर परवेश ऐसी बात क्यों करता? दिल्ली में 100 से ज़्यादा अवैध मस्जिद, अवैध कब्रिस्तान, अवैध मदरसे अगर ये पिछले 5-10 सालों में बने हों, और अगर ना बने होते तो मैं ऐसी बात क्यों करता? तो जो हो रहा है मैं तो वही बोल रहा हूँ। मैं मेरे मन से कोई बात नहीं बोलता हूँ। जो मुझे हकीकत मालूम है मैं उसके सबूत दे सकता हूँ, मैंने सबूत दिए भी हैं। शाहीन बाग में जो हुआ, अगर शाहीन बाग जैसी घटना नहीं होती, जमुना पार में दंगा नहीं भड़कता, ये सारे काम नहीं होते, तो ना तो परवेश बोलता, ना और कोई पार्टी का हमारी सांसद बोलता, कोई और सदस्य बोलता। जो ये हो रहा है हम तो वही बोल रहे हैं और लोगों को अब ये दिखाई भी दे रहा है। तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अब किसी मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता, उसको हर धर्म के बारे में सोचना चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ कि मेरे पिताजी ने 3 सामाजिक संस्था बनाई। एक उन्होंने बनाई राष्ट्रीय स्वाभिमान, एक उन्होंने बनाई ग्रामीण स्वाभिमान, एक उन्होंने बनाई राष्ट्रीय मुस्लिम स्वाभिमान। अगर मेरा परिवार, अगर मेरे पिताजी, अगर मेरे पूर्वज ऐसा सोचते तो राष्ट्रीय मुस्लिम स्वाभिमान संस्था वो क्यों बनाते? उसमें हम गरीब मुस्लिम लड़कियों का निकाह करवाते हैं, उनको दहेज भी देते हैं, सामान का खर्चा भी देते हैं, खाने पीने की सारी उनका अपना खर्चा भी करते हैं। अगर हमारे में ये होता तो हमें ना तो उनकी कोई वोट चाहिए, ना हमें कोई उनकी वोट मिलती है, तो हम ये सारे काम क्यों करते? वो इसलिए किया क्योंकि हम पर ये आरोप ना लगे कि हम कोई एक ही धर्म के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम अगर ये काम कर रहे हैं और दूसरा कोई नहीं कर रहा, तो मुझे तो दूसरे के बारे में, उसकी कमियों के बारे में बताना पड़ेगा। और जो मैंने बताया
अब किसी को अच्छा लगाओ, किसी को बुरा लगाओ, मगर ये सच्चाई है, ये दिल्ली की असलियत है। सर, पार्लियामेंट्री बिजनेस एक मुहिम शुरू कर रहा है जिसमें ये है कि देश में कोरोना के समय में काफ़ी इकोनॉमी हमारी डाउन हुई, पैसे बहुत खर्च हुए, 20 लाख करोड़ का फंड खुद प्रधानमंत्री ने पूरे देश को दिया। ऐसे में जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है मानसून का, क्या ये ऑनलाइन हो सकता है, होना चाहिए? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ये ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि हमारे लोकसभा राज्यसभा मिलाकर 850 के करीब में सांसद हैं। तो ऑनलाइन वो 850 सांसद कैसे उसको देखेंगे, कैसे स्पीकर साहब उसको मैनेज करेंगे, मुझे ये अपना लगता नहीं। कोई भी ऐसी मीटिंग जिसमें 10 लोग हों, 20 लोग हों, वो तो ऑनलाइन समझ आता है, मगर मुझे मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताना है, हर सांसद को अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताना है, बिल के ऊपर में चर्चा होनी है। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन संसद का सत्र नहीं चल सकता। भले ही संसद का सत्र और 2 महीने लेट हो जाए, मगर संसद का सत्र संसद में ही चले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो परमेश वर्मा जी सीधा और स्पष्ट बोलने के लिए जाने भी जाते हैं और आज उन्होंने पार्लियामेंट्री बिजनेस पे बिल्कुल सीधा बोला है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं, जो ज़मीनी हकीकत है उसके अलावा जो असलियत है वो कुछ और है। अरविंद केजरीवाल पिछले 3 महीने में बाहर तक नहीं निकले और बड़ी बात ये भी है कि अभी तक बीजेपी के कई सांसद और कई बड़े नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, क्वारंटाइन में जा चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक विधायक 62 में से कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, जबकि दिल्ली में कोरोना महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। दिल्ली से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।